हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। ये वीडियो जो होगी हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अंदर जो है टोटल 126 क्वेश्चंस थी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 126 तक कवर कर लेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इसके एंड होने के बाद जो नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 वीडियोस होंगे उसके अंदर हम थ्योरी और क्रिटिकल पाथ मेथड या पर्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो कुछ सॉल्व कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 126 तक कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 106। इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन एरो डायग्राम ऑफ एक्टिविटीज। इसमें ये स्टेटमेंट्स कुछ बोली हैं, उसके हिसाब से हमने चूज करना है राइट कौन सा है। पहला कह रहा है द जॉब और एक्टिविटीज आर शोन बाय एरोज। राइट है, क्योंकि हम जॉब या एक्टिविटीज को हम लोग जो है एरो से शो करते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है। टू क्या कह रहा है, द सर्कल्स ड्रॉन एट द ओके, द सर्कल्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ एरोज आर कॉल्ड नोड्स। ये भी राइट है। और थ्री कह रहा है द टर्मिनल नोड ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द इनिशियल नोड ऑफ द प्रोसीडर। प्रोसीडर का इनिशियल नोड नहीं कहते हैं। आपका जो टर्मिनल नोड होता है, सक्सेशन का जो टर्मिनल नोड होता है वो आपके इनिशियल नोड नहीं होता बल्कि एंड नोड होता है प्रोसीडर। सो ये स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है। द जॉब में बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स इनिशियल मोड एंड टर्मिनल मोड नोड। आई थिंक इन लोगों ने मिस टाइप किया हुआ है। आपका कोई जॉब या एक्टिविटी जो होता है वो किस चीज से डिफाइंड होता है, आपके इनिशियल नोड से लेके टर्मिनल नोड या एंड नोड तक जो होता है वो आपके जॉब या एक्टिविटी को शो करता है। तो ये स्टेटमेंट 4 भी ठीक है। इसमें जो स्टेटमेंट 3 है वो रॉन्ग है। आपके 3 स्टेटमेंट राइट हैं, तो देख लें 1 2 3 आर करेक्ट। नहीं, क्योंकि 3 रॉन्ग है। 2 3 4 are correct. No, because 3 is wrong. 3 and 4 are correct. No, because 3 is wrong. 1 2 and 4 are correct. Exactly, 1 2 and 4 are correct, so we will choose option D. Next question 107. इसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, ए एंड ई स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट में कह रहा है a dummy job takes zero time to perform. Absolutely right. डमी एक्टिविटी या डमी जॉब जो होता है, इधर जॉब का मतलब है एक्टिविटी, एक्टिविटी को जॉब भी बोलते हैं। तो डमी जॉब या एक्टिविटी जो है जीरो टाइम लेता है, उसको जीरो टाइम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये दिस इज एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी। सो ये स्टेटमेंट राइट है। इट इज यूज्ड solely टू illustrate प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। मतलब आपका जो पिछला जो प्रेसिडिंग एक्टिविटी होता है उसका रिलेशन शो करने के लिए हम इसको सिंगली अकेले में यूज करते हैं, सोलली यूज करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ए जो है इसको स्टेटमेंट ई एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो इसमें आप देख लें तो ऑप्शन ए में कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और ये आर है, सॉरी। ए और आर स्टेटमेंट दोनों राइट हैं, लेकिन आर जो है, आर इज एक्सप्लेनिंग ए, राइट। ए को ये आर स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दिस इज राइट, ऑप्शन ए राइट है। बाकी बी सी डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए। रॉन्ग है, क्योंकि आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। बोथ आर ट्रू। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। So we will choose option A as the right option because both A and R are true and R is explaining A. तो क्वेश्चन नंबर 107 के लिए आप ऑप्शन ए चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गिवन एरो डायग्राम। ये जो एरो डायग्राम गिवन है इसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, ये पढ़ लेते हैं। वन में कह रहा है एक्टिविटी बी इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडर्स ऑफ बोथ एक्टिविटीज डी एंड ई। डी और ए बी सी डी ई। अब ये एक्टिविटी बी जो है
is an immediate procedure of both activities D and E लिखा हुआ है। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे D E लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये लिखना चाह रहे थे, ये डमी एक्टिविटीज हैं और ये D और इन दोनों का प्रोसीडर B, वैसे भी B ही है प्रोसीडर इसका जो है, ठीक हो गया। और ये दोनों B के सक्सेसर हैं, लेकिन इनके इन एक्टिविटीज का प्रोसीडर जो है B है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी इसमें है टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे। और 2 में कह रहा है एक्टिविटी ए इज एन इमीडिएट प्रोसीडर ऑफ एक्टिविटी डी। एक्टिविटी ए जो है एक्टिविटी डी का इमीडिएट प्रोसीडर है, ठीक हो गया। प्रोसीडर जैसे ये इवेंट 3 है जिसका प्रोसीडर ए है, सक्सेसर डी है, तो डी का जो है प्रोसीडर पीछे जो एक्टिविटी आ रहा है ए है, तो ये स्टेटमेंट 2 भी राइट है। 3 में कह रहा है एक्टिविटी सी इज एन इमीडिएट प्रोसीडर ऑफ एक्टिविटी ई। सी आपका ये ई है, ई का प्रोसीडर सी है, ये भी राइट है। एक्टिविटी एल एंड जी आर डमीज, ये जी है और ये यहाँ पे एफ लिखना चाहिए, यहाँ पे एफ है। तो ये दोनों डमी एक्टिविटीज है, डॉटेड लाइन से जो शो होती हैं वो डमी एक्टिविटीज होती हैं। तो ये सारे 1 2 3 4 सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो नीचे हमें बोल रहा है 1 2 3 आर करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट है, लेकिन इसके साथ 4 स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको हम चूज नहीं कर सकते। 2 3 4 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट, बट 1 इज आल्सो करेक्ट, सो 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। 2 भी करेक्ट है, इसमें 2 का जिक्र नहीं है, तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसमें 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम लोग ये चूज करेंगे ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एरो डायग्राम। असल में पेपर में जहां तक मेरा अंदाजा है इतने लेंदी टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी इनसे हमें ये हेल्प मिलती है कि बाकी जो क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस उनके लिए काफ़ी इसमें से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नॉलेज मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग इनको कवर कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हमने देखने हैं, फिर इस हिसाब से हम लोगों ने राइट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि द एडिशन ऑफ डमी जॉब टू एन एरो डायग्राम इज द कम्बरसम प्रोसीजर। कम्बरसम कहते हैं लेंदी करना, प्रोसीजर को आपको लेंदी हो जाता है। डमी एक्टिविटी ऐड करने से आपका क्या कहते हैं एरो डायग्राम का प्रोसीजर जो है लेंदी हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये इसका इनवर्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है। कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इज लेंथेंड एज डमी जॉब्स आर नॉट एडेड। डमी जॉब्स ऐड नहीं करने से क्रिटिकल पाथ लेंथन हो जाता है कह रहा है, लेकिन डमी जॉब ऐड करने से आपका क्रिटिकल पाथ लेंथन हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऊपर वाला स्टेटमेंट आपका राइट है, ए राइट है, आर रॉन्ग है। तो इस हिसाब से हम लोग चूज करते हैं बोथ ए एंड आर ट्रू। नहीं, दोनों ट्रू नहीं है, ओनली ए इज ट्रू एंड आर इज रॉन्ग। सो ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए हम चूज नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए, दिस इज रॉन्ग। बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। So A is true but R is false. So option C is right. Option D कह रहा है A is false, R is true. This is wrong because A is true and R is false. We will choose option C. Next question 110. Consider the following statement regarding the project graph. अब इसमें कह रहा है 1 में कि the activity on node graph is the abbreviated as activity on node जो हो इसको हम AON से डोनेट करते हैं, एब्रिवेशन इसकी इस तरह होती है, तो ये करेक्ट है। दूसरा कह रहा है ए फिर एरो है फिर बी है, इज एन एरो डायग्राम ऑफ 2 एक्टिविटीज। नो, इसमें 2 इवेंट्स हैं, ए और बी इवेंट है, बीच में एक एक्टिविटी है, ये 2 एक्टिविटीज का बोल रहा है, तो ये 2 इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। 1 2 3 इज एन AON डायग्राम ऑफ 2 एक्टिविटीज। 1 2 3 आपको एक एरो ऑन नोड डायग्राम शो कर रहा है जिसमें 2 एक्टिविटीज हैं, तो इसमें यह है कि एक्टिविटीज आपकी 2 हैं, जैसे 1 2 3, ये 3 इवेंट्स है और 2 एक्टिविटीज हैं, राइट। एरोज एक्टिविटीज को शो करते हैं, 2 एक्टिविटीज हैं, तो इस स्टेटमेंट का ये वाला पार्ट ठीक है, 2 एक्टिविटीज हैं, लेकिन एरो ऑन नोड डायग्राम नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर इवेंट जो है, इवेंट्स के ऊपर या तो कोई सर्कल हो या स्क्वायर हो या ट्राइंगल हो, उससे शो होता है कि आपकी इवेंट है, इसमें वो नहीं बना हुआ। अगर इसके ऊपर सर्कल होता तो फिर ये इस स्टेटमेंट का ये वाला पार्ट भी ठीक होता, क्योंकि इसके ऊपर इवेंट्स के ऊपर आपको कोई सर्कल या स्क्वायर या कोई ट्राइंगल वगैरह नहीं है, तो हम इसको ए ऑन डायग्राम नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत है।
नेक्स्ट बोल रहा है कि इन A1 डायग्राम द एरोज पॉइंट इज एट द सक्सेसर नोड। एरो का पॉइंट आपका A1 डायग्राम में जो होता है आपके सक्सेसर नोड पे होता है, सक्सेसर नोड पे नहीं होता है, आपके प्रोसीडर नोड पे होता है। और सॉरी, हाँ, A1 डायग्राम में, सॉरी, प्रोसीडर की तरफ आपका टेल होता है और आपके सक्सीडर की तरफ आपका एरो होता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। ठीक हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट थे इनमें से राइट कौन सी थी? 1 आपका राइट था, 2 3 दोनों रॉन्ग थे, 4 आपका राइट है। तो 1 और 4 राइट है। ऑप्शन में देखें तो 1 और 4 किस में गिवन है? ऑप्शन सी में बोला है 1 एंड 4 आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी हम चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग A1। A1 मींस एरो ऑन नोड डायग्राम, इसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है द सक्सेसर ऑफ एक्टिविटी इज कनेक्टेड बाय डायरेक्ट एरोस, ये भी राइट है। आपका जो एक एक्टिविटी ये इवेंट ये हो गया, उसको फिर हम एरो से कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट इवेंट के साथ। तो जो आपका सक्सेसर होता है उसकी तरफ आपका एरो होता है और आपके प्रोसीडर की तरफ आपका टेल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, 1 भी ट्रू, सेकंड भी करेक्ट है। द थर्ड स्टेटमेंट द नंबर ऑफ एक्टिविटी एंड द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन आर इंसर्टेड इन द जॉब नोड। स्टेटमेंट 3 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 111 का, द नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन आर इंसर्टेड इन द जॉब नोड। जॉब नोड आपका जो एंड नोड होता है उसको बोलते हैं, सही हो गया। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज और जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है वो आपका हमेशा एंड में जो नोड बना या इवेंट है उसके अंदर आपको आपके मेंशन्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। स्टेटमेंट 4 में कह रहा है A1 डायग्राम एरो ऑन नेटवर्क डायग्राम या ग्राफ कंटेन्स अ नोड फॉर द स्टार्ट एंड अ नोड फॉर द फिनिश ऑफ द प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली राइट। कोई भी आपका एक्टिविटी होता है तो उसके अंदर स्टार्ट के लिए भी एक अलग नोड होता है और एंड इवेंट के लिए अलग नोड होता है ऑन डायग्राम या ग्राफ के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो ये चारों स्टेटमेंट इन क्वेश्चन में राइट है। तो देखते हैं नीचे हमें ऑप्शंस जो गिवन है, 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट, 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सी चूज कर लेंगे क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, consider the following statements regarding the critical path of a project network। the path critical path से related ये statements है। the path is a set of nodes connected by arrows which begins at its initial node of the network and ends at the terminal। तो ये आपका जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट जो है, स्टार्ट होता है आपका इनिशियल नोड से और एंड होता है एंड टर्मिनल पे या लास्ट पे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके अंदर बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ पाथ इन अ नेटवर्क इज द टोटल टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल द पाथ। मतलब इसमें ट्रेवल अजीब सा स्टेटमेंट लिखा हुआ, द लेंथ ऑफ अ पाथ इन अ नेटवर्क इज द टोटल टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट होना चाहिए। ट्रेवल द पाथ का क्या मतलब है? तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसको हम फिलहाल रॉन्ग कंसिडर करते हैं, बाकी देख लेते हैं हम लोग। द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। ये स्टेटमेंट अगेन जो है वही जो कंफ्यूजन थी वो वाला स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट राइट है। शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है आपका प्रोजेक्ट का उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। मतलब ये क्रिटिकल पाथ में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट की जो कंफ्यूजन है ना, उसमें ये है कि लॉन्गेस्ट ओवरऑल ड्यूरेशन जो होता है, ओवरऑल ड्यूरेशन आपका लॉन्गेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, इसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट टाइम तो ये आपका 3 भी राइट है। 4 में इससे रिलेटेड मैं आपको एक एंड में एक एग्जांपल दिखा दूंगा, तो इस स्टेटमेंट का वो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ आर कॉल्ड क्रिटिकल एक्टिविटीज। ये हमने जिक्र किया हुआ था कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज होती है उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। क्रिटिकल पाथ के अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। तो 4 स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1 3 और 4 करेक्ट है।
1, 3 and 4 ऑप्शन सी चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, ये एक नेटवर्क डायग्राम गिवन है, एक्टिविटी ड्यूरेशंस आर गिवन, यहाँ पे एक्टिविटी ड्यूरेशंस गिवन है, बाकी ये नोट्स इवेंट्स गिवन है, 1 से लेके 7 तक सर्कल के अंदर हमारे इवेंट्स हैं। तो क्रिटिकल पाथ हमने चूज करना है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 113 में इसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा है हमारा। अब आप ड्यूरेशन देख लें तो पहला 1 2 3 1 2 4 7 देख लें, 1 2 4 7, तो इसमें ड्यूरेशन हमारा 4 7 11 डेज हो गए और 10 21 डेज हो गई इसमें। और नेक्स्ट आप देख लें 1 3 4 7 1 3 4 7, इसमें आपका हो गया 5 8 आपकी 13 13 और ये 10 23 हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट आपका पाथ है 1 3 6 7, इसमें 5 6 8, 5 and 6 is 11 and then yeah I guess 8 है राइट। तो 11 और 8 19, 5 3 9। नेक्स्ट पाथ आपका 1 3 5 7 है, 1 3 5 7 1 3 5 7, ये आपके डेज हो गई 12 और 5 17। तो मेरे हिसाब से क्रिटिकल पाथ जो है 1 3 4 and 7, ये आपका क्रिटिकल पाथ, क्योंकि ये आप इसमें मैक्सिमम टाइम इसमें लग रहा है आपका 23 डेज का। तो 1 3 4 7 1 3 4 7 2 करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है आपका 3 करेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, इसमें अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम। अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें से हमने फिर देखना है कि 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। आई थिंक इसमें हम एक चीज ये कर सकते हैं कि क्योंकि आगे हम लोगों ने 2 वीडियोस बनानी है जिसके अंदर हमने थ्योरी डिस्कस करनी है, उसमें ये सारे डेफिनेशंस अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश का देख लेंगे, तो उसमें जो है हमें ये चीजें समझने में आसानी भी रहेगी और ये काफी लेंथी भी हो जाएगा, क्योंकि अब ये वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग हो सारे स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो इनको हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर लें, तो अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग फिर थ्योरी और न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे। तो फिर दोबारा से एक दफ़ा बैक आके हम लोग इनको देख लेंगे तो और इजी तरीके से समझ आएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स है अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश से रिलेटेड है, तो अर्लीस्ट पॉसिबल time that the job can begin is called the early start of the job. This is right. 2. The early finish of a job is early start time plus the job completion time. अर्ली फिनिश जो होता है आपका हमेशा अर्ली स्टार्ट को हम जब जॉब कंप्लीशन टाइम के साथ ऐड करते हैं तो आपका अर्ली फिनिश आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड कह रहा है फॉर जॉब विद नो प्रोसीडर्स द अर्ली स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू द स्टार्ट टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपका कोई प्रोसीडर नहीं है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, इसका मतलब जैसे ये फर्स्ट इवेंट है राइट, तो इसके अंदर कोई प्रोसीडर इसका होता नहीं है, सक्सेसर होता है प्रोसीडर नहीं होता, इस तरह के टाइम उसमें हमारा जो अर्ली स्टार्ट टाइम होता है वो 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 4 में कह रहा है द अर्ली स्टार्ट ऑफ अ जॉब इज द लार्जेस्ट ऑफ अर्ली फिनिश टाइम ऑफ ऑल ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडर्स। द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ अ जॉब इज द लार्जेस्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट लाजमी नहीं है कि हमेशा आपका लार्जेस्ट हो ऑफ ऑल अर्ली फिनिश टाइम्स। सो ये स्टेटमेंट भी कंट्रोवर्शियल और रॉन्ग है ये स्टेटमेंट भी। तो हमारा स्टेटमेंट जो ट्रू है 1 और 2 ट्रू है, तो ऑप्शंस में देख लियो 1 और 2 किसमें गिवन है, 1 इज करेक्ट बट 2 इज आल्सो करेक्ट, सो 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, ये कुछ डेफिनेशंस दिए हुए रिगार्डिंग स्लैक या फ्लोट के, तो इसमें से हमने देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 115, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लेट स्टार्ट एंड अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ जॉब इज कॉल्ड टोटल स्लैक, ये राइट है। द क्रिटिकल पाथ ऑफ
द क्रिटिकल पाथ इज वन हुज जॉब हैव जीरो टोटल स्लेक, ये भी राइट है। स्लेक और फ्लोट जीरो होता है क्रिटिकल पाथ का। द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच जॉब कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द अर्ली स्टार्ट टाइम इज कॉल्ड फ्री स्लेक, ये स्टेटमेंट भी राइट है। और स्टेटमेंट 4 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्लेक और मिनिमम टोटल स्लेक का जो डिफरेंस होता है उसको हम फ्री स्लेक बोलते हैं। पीछे पिछले वीडियो में भी एक प्रॉब्लम में इस तरह की थी, उसमें फ्लोट का जिक्र कर रहे थे। अब स्लेक और फ्लोट सेम चीज है। स्लेक हम लोग जब पर्ट मेथड यूज कर रहे हैं उस वक्त उसको स्लेक बोलते हैं, जब हम सीपीएम मेथड यूज कर रहे हैं तो उसको फ्लोट बोलते हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट राइट हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आप देख लें तो 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी, वी विल चूज ऑप्शन डी एज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, इसमें कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्लेक। अगेन स्लेक से रिलेटेड है। द फ्री स्लेक नेवर एक्सीड्स द टोटल स्लेक, ये बिल्कुल राइट है। आपका फ्री स्लेक जो होगा टोटल स्लेक से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है द जॉब या एक्टिविटी दैट हैव टोटल स्लेक नीड नो नेसेसरीली है फ्री स्लेक। अब लाजमी नहीं है कि आपका कोई एक्टिविटी है जिसके अंदर टोटल स्लेक है तो उसके अंदर आपका फ्री स्लेक भी हो। ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। 3 में कह रहा है आपसे कि अ जॉब और एक्टिविटी हैज फ्री स्लेक ओनली इफ इट हैज मोर टोटल स्लेक दैट वन ऑफ इट्स इमीडिएट सक्सेसर। मतलब नेक्स्ट जो आपका सक्सेसर आ रहा होता है उसके टोटल स्लेक से हमेशा उसका फ्री स्लेक का जो है वो अमाउंट या टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी, तीनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्ट। अब ये पर्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमने देखना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ए बोल रहा है फंडामेंटल ऑफ पर्ट इज टू कंसेप्ट ऑफ एन इवेंट। जैसे हम लोगों ने जिक्र किया था कि पर्ट जो है इवेंट ओरिएंटेड होता है, सीपीएम जो है एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका बी बोल रहा है कि एन इवेंट इज अ सर्टेन स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। इवेंट जो होता है आपका किसी भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के कंप्लीशन का स्टेज होता है, राइट, क्योंकि इवेंट आपके एक्टिविटी के स्टार्ट में आता है या फिर एंड में आता है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। ऑप्शन सी आपका है बेसिक इज द expected time required to complete activities leading up that event। अब ये बेसिक क्या चीज़ है, ये मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, इसको मैंने सर्च किया, इसका मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो लेकिन इसमें एक इवेंट ऑप्शन ए और बी इस तरह के कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको कोई 3 4 स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से आपको एक स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी 2 स्टेटमेंट्स आपके राइट हैं और एक ऑप्शन आपको ऑल ऑफ द अबव का गिवन है, तो ऑब्वियसली राइट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग देख लें। अगर इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाती है तो फिर कमेंट में मेरे साथ भी शेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, इसके अंदर कह रहा है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिटिकल पाथ मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये स्टेटमेंट्स क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेवेंट है, तो इसमें देख लेते हैं कौन से रॉन्ग है और कौन से राइट हैं। सीपीएम इज मेनली कंसर्न्ड विद कॉस्ट एंड कंप्लीशन डेट ऑफ द लार्ज प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया। इसका हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था कि सीपीएम जो होता है आपके कंस्ट्रक्शन लार्ज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके कॉस्ट और कंप्लीशन डेट से कंसर्न्ड होता है। ऑप्शन ए राइट है। बी द क्रिटिकल पाथ मेथड emphasizes the relationship between applying more resources to shorten the duration of given job and the increased cost of these additional resources। अब ये ड्यूरेशन ऑफ गिवन जॉब और ये ड्यूरेशन को शॉर्ट करने की कोशिश करता है और कॉस्ट को इंक्रीज। द सीपीएम emphasizes the relationship between applying more resources to, ज्यादा रिसोर्सेज यूज करके ड्यूरेशन को शॉर्ट करना, एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ दीज एडिशनल रिसोर्सेज। ये पॉइंट भी आपका राइट है। सी कह रहा है सीपीएम यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स वेयर प्रीवियस एक्सपीरियंस इज अवेलेबल।
मतलब सीपीएम प्रोजेक्ट हम प्रेफर करते हैं पर्ट के ऊपर उस तरह के प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस अवेलेबल हो, तो वहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करते हैं। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट 119 में फिगर दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने देखना है कि ऑप्शंस कौन से राइट है। द इनिशियल नोड एक्टिविटी बी इज 2। द इनिशियल नोड ऑफ एक्टिविटी बी इज 2। एक्टिविटी बी कौन सा है? ये एक्टिविटी बी, तो इसका इनिशियल नोड 2 है, ये एंड नोड है 3, तो इनिशियल नोड 2 ही है, राइट। द फाइनल नोड ऑफ एक्टिविटी बी इज 3। एक्टिविटी बी का फाइनल नोड 3 है, ठीक हो गया, ये भी राइट है। द इनिशियल नोड ऑफ एक्टिविटीज बी एंड सी आर द सेम। इनिशियल नोड्स कह रहा है कि बी और सी एक्टिविटीज जो हैं उनका सेम है। बी और सी का इनिशियल नोड 2 है, दोनों का सेम है। द टाइम फॉर एक्टिविटी ए इज, एक्टिविटी ए का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 डेज है, राइट है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट सारे राइट हैं, तो वी विल चूज ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, इसमें भी ऊपर जो फिगर गिवन है इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन है। एक्टिविटी बी इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ एक्टिविटी ए। एक्टिविटी बी एक्टिविटी ए का सक्सेसर है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट। एक्टिविटी ए हैज 2 सक्सेसर्स बट नो प्रेडिसर। एक्टिविटी ए का प्रोड्यूसर नहीं है, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है तो इसका प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन इसके 2 सक्सेसर हैं, एक बी है एक सी है, दोनों इसके सक्सेसर हैं, ये भी सही है। द टर्मिनल नोड ऑफ एक्टिविटी डी एंड ई इज 5। टर्मिनल नोड कहते हैं आखिरी को, एंड को, तो डी और ई जो एक्टिविटी है उनका टर्मिनल नोड आपका 5 है, तो ये भी करेक्ट है। तो वी विल चूज ऑप्शन डी एज द राइट ऑप्शन बिकॉज स्टेटमेंट ए बी सी all 3 statements are right. Next question 121, pick up the correct statement। इसमें कह रहा है कि dummy activity takes 0 time, correct। A dummy is used solely to illustrate a precedence relationship। जो आपके जो पिछला एक्टिविटी होता है उसका रिलेशनशिप शो करने के लिए हम डमी को solely यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। द प्रोसीडर्स ऑफ अ डमी एक्टिविटी इज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द सक्सेसर कैन बी बिगन। आपके डमी एक्टिविटी के अंदर जो प्रोड्यूसर एक्टिविटी होगी वो हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए सक्सेसर एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले पहले, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है आपका। डी जो स्टेटमेंट है आपका इसमें, लेट्स सी डी। द डमी एक्टिविटी हेल्प्स टू एलिमिनेट द डिफिकल्टी encountered when two or more activities have their immediate procedures in common। अगर आप किसी कुछ केसेस में इस तरह होता है कि आपका प्रोसीडर कॉमन हो रहा होता है, जो पिछला एक्टिविटी है वो दो एक ही इवेंट के दो जो प्रेसिडर्स है पिछले एक्टिविटीज है वो सेम जब होते हैं, तो उस वक्त आपकी जो है कैलकुलेशंस में डिफिकल्टी आ रही होती है, तो उस वक्त हम डेमी एक्टिविटी यूज करते हैं जिसकी वजह से वो डिफिकल्टी एलिमिनेट हो जाती है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन क्वेश्चन 122, रेफर टू द एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम गिवन है, is true regarding the immediate procedures of activity J। एक्टिविटी जे के इमीडिएट प्रेसिडर्स की बात कर रहा है, तो इसमें एक्टिविटी ए के आपके जो है इमीडिएट प्रोसीडर्स कौन से हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है जी और एफ हैं, या फिर एफ और एच हैं, या फिर डी और ई हैं, या फिर आपके बी बी सी। ये बी 2 दफा क्यों लिखा हुआ है? सर हम लोग देख लेते हैं इसमें आपका करेक्ट वाला कौन सा है। एक्टिविटी जे की बात कर रहा है, एक्टिविटी जे ये है, राइट। तो इसके इमीडिएट प्रोसीडर्स कौन से हैं? ये तो आपकी डमी एक्टिविटीज है, काउंट नहीं होंगी, तो इसमें जो है इमीडिएट प्रोसीडर्स आपके एक बी है, क्योंकि बी कंप्लीट होगा फिर आपका 5 पे स्टार्ट होगा, राइट, जी स्टार्ट होगा। सॉरी जे का पूछ रहा है, जे का जो आपका एक तो बी है, एक सी है और एक एफ है। एफ बी और सी है, लेकिन इधर आई थिंक ये बी डबल जो लिखा हुआ है इसमें बी की जगह पे एफ होगा। एक 5 को जो प्रेसीडिंग एक्टिविटीज हैं एफ का एफ है, बाकी ये डमी एक्टिविटी ये काउंट नहीं होगा, तो इसमें ये बी है। और यहाँ इस साइड से आप देख लें तो एच डमी है, तो ये सी है, सी बी और एफ है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे
एक जगह में F होना चाहिए, F, B और C, तो वी विल चूज D। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोल रहा है अ पाथ इज अ सेट ऑफ नोड्स। कोई भी आपकी पाथ होती है, जैसे ये पाथ है तो ये क्या है, सेट ऑफ नोड्स है, 1 4 6 ये नोड्स हैं, कनेक्टेड बाय एरोज, राइट, बिगिनिंग एट द इनिशियल नोड से बिगन होगा, एंड एंड्स एट द टर्मिनल नोड, ये टर्मिनल नोड है, टर्मिनल नोड पे एंड होगा, तो ये स्टेटमेंट राइट है। द पाथ इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ इफ इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क। लॉन्गेस्ट पाथ को हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, राइट है। ऑल द एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ आर कॉल्ड क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो भी एक्टिविटीज होंगे उनको, ये काफी दफा रिपीट हुआ है पिछले क्वेश्चन में भी, ये भी राइट है। द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट कैन बी शॉर्टन बाय शॉर्टनिंग द एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के ऊपर आपके एक्टिविटीज को हम शॉर्टन करके ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का हम कम कर सकते हैं, तो ये भी राइट है। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, अ प्रोजेक्ट हैज थ्री इंडिपेंडेंट क्रिटिकल पाथ्स ए बी एंड सी। टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट लेंथ वी हैव टू शॉर्टन, जैसे इधर हम लोगों ने जिक्र किया था कि द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी शॉर्टन, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को हम लोग शॉर्टर करेंगे, तो आपकी क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की शॉर्ट करने के लिए हमें एक्टिविटीज को शॉर्टन करना पड़ेगा, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द प्रोजेक्ट हैज थ्री इंडिपेंडेंट क्रिटिकल पाथ्स ए बी सी हैं, तीन इंडिपेंडेंट क्रिटिकल पाथ्स हैं, तो इनके जो प्रोजेक्ट लेंथ है उनको शॉर्टन करने के लिए हमें क्या चीज शॉर्ट करनी पड़ेगी। ऑप्शंस क्या हैं, द एक्टिविटी ऑफ ए, द एक्टिविटी ऑफ बी, द एक्टिविटी ऑफ सी, एक्टिविटी ऑफ ए बी सी साइमल्टेनियसली। तीनों को करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इधर कह रहा था कि The duration of project can be shortened by shortening the activities on the critical path। अब क्रिटिकल पाथ के ऊपर आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनकी ड्यूरेशन को शॉर्टन करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी तीनों क्रिटिकल पाथ्स हैं, तीनों क्रिटिकल पाथ्स हैं, तो हमें तीनों को जो है साइमल्टेनियसली शॉर्टन करना पड़ेगा, तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोल रहा है the early start time of an activity is the maximum of the early finish time of all its immediate preceders। ये भी करेक्ट है। The sequence of activities on the longest path in the network is the project's critical path। longest path को हम critical path बोलते हैं, ठीक हो गया। The sequence of activities on the longest path, मतलब पीछे जो कुछ क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे वही सेम स्टेटमेंट्स है, लेकिन इनमें वर्डिंग वगैरह कुछ चेंज किए हैं। तो the procedure of finding the early start and early finish time of each of the beginning activity then those of their successors and so on is called the forward passing में हम लोग यही करते हैं कि अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम कंसिडर करते हैं, बैकवर्ड में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कंसिडर करते हैं, तो ये फॉरवर्ड पास मेथड है। The activities are examined in technological order for finding their early stage and early finish time। टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर, तो आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ, फॉर फिनिश देयर अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम, मतलब ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ही एग्जैक्टली ये इसी को डिफाइन कर रहा है जिसमें हम फॉरवर्ड पास मेथड यूज करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर ये वाली टर्म इसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले तीन स्टेटमेंट राइट हैं, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। अगर के जो बुक है उसके अंदर सीपीएम और पर्ट का जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसके अंदर टोटल 126 क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, और ये आपका स्लैग से रिलेटेड और क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी की हुई है। तो लेट्स सी, द टोटल स्लैग इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेट स्टार्ट एंड अर्ली स्टार्ट, करेक्ट। टोटल स्लैग इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेट फिनिश एंड अर्ली फिनिश। अब स्लैक हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो लेट स्टार्ट को अर्ली स्टार्ट से माइनस कर लें, या फिर लेट फिनिश को अर्ली फिनिश से माइनस कर लें, तो आपका टोटल स्लैक आ जाता है। द एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ इज जीरो टोटल स्लैक। ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आई हुई हैं। तो नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन अर्ली फिनिश टाइम एंड ऑफ एन एक्टिविटी एंड अर्लीस्ट ऑफ द अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ ऑल इट्स इमीडिएट सक्सेसर इज कॉल्ड इट्स फ्री स्लैक। ये ऊपर था आपका क्या कहते हैं टोटल स्लैक था, ये फ्री स्लैक हो गया। तो all of the above statements are right, this is the right option, option E।
सो यहाँ पे एंड हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने जिक्र किया कि हम इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है डेफिनेशंस उनको एक दफ़ा और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा जो है हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे, तो चीज़ें इस टॉपिक की मुकम्मल क्लियर हो जाएंगी। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।